बात करने वाले हैं इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स के बारे में। इरिगेशन मेथड्स ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या होता है? खेत में किस तरीके से आप पानी अप्लाई करोगे या क्या क्या तरीके हैं अलग अलग खेत में पानी अप्लाई करने के, उन्हीं को हम बोलते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेनली 3 तरीके से खेतों में पानी अप्लाई होता है। एक तो होता है सरफेस इरिगेशन, एक होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन और एक होता है माइक्रो इरिगेशन। 3 तरीके होते हैं। अब इसमें से जो पहला मेथड होता है हमारा वो है सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का मतलब होता है कि पानी सॉइल की सरफेस पर अप्लाई किया जा रहा है। टोपोग्राफी और ग्रेविटी के एक्शन में अपने आप जो ऊंचाई है वहाँ से नीचे की तरफ आएगा जिस तरफ ढलान होगी, और मिट्टी में जो है इन्फिल्ट्रेशन से मिट्टी के अंदर चला जाएगा। 2 तरीके का होता है सरफेस इरिगेशन मेथड, ये ध्यान रखना। एक होता है वाइल्ड फ्लडिंग, एक होता है कंट्रोल्ड फ्लडिंग। वाइल्ड फ्लडिंग क्या होती है? देखो, वाइल्ड फ्लडिंग का मतलब है बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है ये, और इसमें पानी पे हमारा कोई खास कंट्रोल नहीं है। इसमें करते ये हैं, जो भी आपने खेत में ट्यूबवेल वगैरह बना रखा होगा वहाँ से पानी को सबसे पहले डाइवर्ट करेंगे उस पोर्शन में खेत के जहाँ जो थोड़ा ऊंचाई पर है, जहाँ से ढलान के साथ पूरे खेत में पानी अपने आप चला जाएगा। ये है, इसमें पानी को डाइवर्ट करा जाता है टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लॉट, और वहीं से जो है वो पूरे खेत में स्प्रेड हो जाता है ग्रेविटी और नेचुरल टोपोग्राफी के एक्शन में। एडवांटेज क्या है? ज़्यादा कोई लेबर वगैरह का खर्चा नहीं है, लैंड लेवलिंग यहाँ पे आप कर नहीं रहे, इसके अलावा इम्प्लीमेंट वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पे, और ऑपरेशन कॉस्ट वगैरह भी बहुत कम है। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो यहाँ पे सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आएगी, इसके अलावा अनइवन क्रॉप स्टैंड मिलेगा, क्योंकि कहीं पे पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा, कहीं पे कम इकट्ठा होगा, क्योंकि आपने लेवलिंग भी नहीं करी। इसके अलावा जो रन ऑफ से पानी का काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, इसके अलावा डीप पर्कुलेशन से भी काफ़ी लॉस होगा। इसके अलावा एक आता है कंट्रोल्ड फ्लडिंग। इसमें जो भी हमारा पूरा खेत है उसको सबसे पहले प्रॉपर्ली लेवल किया जाता है कि कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं है, उस लेवल कर लो, या फिर उसको प्रॉपर्ली ग्रेड किया जाएगा, और उसके बाद में सब डिवाइड किया जाता है उसे छोटे छोटे कॉलम्स में, जिनको हम बोलते हैं चेक्स। ये ध्यान रखना। रिजेस और चैनल बना बना के हम पूरे खेत को छोटे छोटे चेक्स में डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे सब डिवीजन भी आप इनको बोल सकते हो। किस तरीके से लैंड को आप डिवाइड कर रहे हो छोटे छोटे सब डिवीजन ये चेक में, उसके बिहाफ पर ये जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि एक होता है चेक फ्लडिंग, एक होता है बेसिन फ्लडिंग, एक होता है बॉर्डर या बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, और एक होता है फरो फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग क्या होती है? देखो, चेक फ्लडिंग गेहूँ, मिलेट्स, मूंगफली और दालों में, जो दालों वाली फसलें हैं, दलहन फसलें हैं, इन सब क्रॉप्स में मेनली चेक फ्लडिंग से इरिगेशन जो है करा जाता है। गेहूँ है, मिलेट्स है, मिलेट्स में जैसे पल्ड मिलेट वगैरह है, मूंगफली हो गई आपकी, और इसके अलावा दलहनी फसलें। ठीक है, क्या करेंगे? इसमें चेक्स बनाएंगे, यानी कि जो छोटे छोटे सब डिवीजन या लेवल्ड प्लॉट्स थे वो तैयार करे जाएंगे, और उनके चारों तरफ बंद बना दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन छोटे छोटे चेक्स जो हमने बनाए हैं, इनका जो डायमेंशन रहेगा 3x2 से लेकर के 10x6 मीटर का डायमेंशन हो सकता है लंबाई चौड़ाई में, या और बड़े भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सॉइल की पोरोसिटी कैसी है। इसको हम चेक इरिगेशन, फ्लैट बेड इरिगेशन, लेवल बॉर्डर इरिगेशन या फिर बेड चैनल इरिगेशन भी बोलते हैं। ये देखो, इस तरीके का होता है। ये आपका मेन चैनल है जो आपने बना लिया जिसमें पानी आ रहा है, और ये आपने बनाए थे चेक्स, प्रॉपर्ली लेवल किया, चारों तरफ आपने बंद बना दिया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से एक चल रहा है, इस तरीके से एक चल रहा है, और आगे भी ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से एक आपने एक चैनल यहाँ से निकाला, इसमें से डायरेक्ट पानी जो है इसमें और इसमें डाल दिया जाएगा। तो ये है फ़ायदे क्या हैं? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, इरिगेशन एफिशिएंसी बेहतर हो गई है क्योंकि डिज़ाइन प्रॉपर है, सॉइल इरोजन का खतरा नहीं है ना। इसके अलावा अगर लेबर को ज़्यादा स्किल नहीं भी है तो भी अनस्किल्ड लेबर से आपका आराम से यहाँ पे काम चल जाएगा। लिमिटेशन क्या है? लेबर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बंद वगैरह बनवाओगे, फिर लेवलिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो इसमें खर्चा आएगा। लैंड लेवलिंग भी काफ़ी महंगी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे
एक लिमिटेशन ये भी है कि मॉडर्न फार्म मशीनरी का आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे कि आप सोचो मैं कंबाइंड हार्वेस्टर से पूरे गेहूं की हार्वेस्टिंग करवा लूँ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने इसको डिवाइड कर दिया ना चेक्स में, इस वजह से मॉडर्न मशीनरी का यूज़ लिमिटेड हो जाएगा। एक आता है बेसिन फ्लडिंग। इसमें क्या होता है, ये ऑर्चर्ड में फॉलो किया जाता है। ऑर्चर्ड क्या होते हैं, एक डेडिकेटेड एनक्लोज्ड एरिया फॉर फ्रूट ट्रीज के लिए, मेनली फलों के बाग, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्चर्ड। तो वहाँ पे जो इरिगेशन का सिस्टम होता है जनरली रिंग बेसिन वैसे फॉलो होता है। रिंग बेसिन के अलावा इसमें जो है स्क्वायर सिस्टम भी होता है। इसमें भी वही है, छोटे छोटे लेवल प्लॉट बनाए जाएंगे जिन्हें हम बेसिन बोल रहे हैं। और सर्कुलर अगर बेसिन होगा तो मेनली होता क्या है, जिस पोजीशन पे पेड़ लगा हुआ है उसके चारों तरफ से कटोरी बना देते हैं, है ना। तो ये याद रखना, सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सराउंडेड बाय लो अर्थ डिस्क, जो ऐसा मैंने बताया कि कटोरी बना दी जाती है, ठीक है। और इसमें आपका जो पानी है वो अल्टीमेटली रिलीज कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। पेड़ यहाँ पे एक भी हो सकता है, या फिर हो सकता है थोड़ा बड़ा आपने बना लिया हो तो मल्टीपल ट्रीज भी हो सकते हैं, यानी कि एक या एक से अधिक, ठीक है। बेसिन मेथड भी बोलते हैं या फिर चेक बेसिन मेथड भी बोलते हैं ऐसे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये मेन चैनल है, सही है, ये एक आपने बेसिन बनाया, ये बंद बना रखा है इधर। अब करा क्या, मान लो अगर इधर बीच में एक पेड़ लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको इसके चारों तरफ कटोरी सी बनानी पड़ेगी जिसमें पानी रिलीज होगा। ऐसे ही एक इधर है, ऐसे ही एक इधर है। फिर ये जो साइड चैनल हमने एक बना रखा था, इसमें से पानी हम इसमें निकलवा देंगे, ये ध्यान रखना। बेसिन मेथड भी बोलते हैं या फिर चेक बेसिन मेथड भी कहते हैं इसको। ये मेनली उन मिट्टियों के लिए अच्छा रहता है जिनका जो वाटर इनटेक है, यानी कि जो इन्फिल्ट्रेशन है वो स्लो है, लेकिन उनमें मॉइस्चर लंबे वक्त तक बना रहता है। इसके अलावा अगर आप स्लोपी लैंड पर, मान लो आपने ऑर्चर्ड बना रखा और वहाँ पे आप ये इरिगेशन सिस्टम लगवाना चाह रहे हो, मतलब बनवाना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आपको बाकायदा पहले तो टेरेस ही तैयार करने पड़ेंगे। जैसे नॉर्मल टेरेस फार्मिंग होती है स्लोपी लैंड्स पर, पहले टेरेस आप बना लोगे, फिर टेरेस के हिसाब से वहाँ पर जो बेसिन है वो बनाए जाते हैं। 35 से लेकर के 600 मीटर स्क्वायर के आसपास का आपका हो सकता है ये सैंडी सॉइल के केस में, और यहाँ से लेकर के यानी कि 35 से 600 से लेकर के 350 से 6000 मीटर स्क्वायर तक हो सकता है। सॉइल पे डिपेंड करेगा, सॉइल टाइप कैसा है, और साथ में स्लोप पे। ये देखो ये इस तरीके का, ये मेन चैनल हो गया, ये एक यहाँ पे फील्ड चैनल निकाल दिया, और ये यहाँ पे बेसिन बना रखा है। जैसे ये एक बेसिन बना लिया, इसमें बीच में एक पेड़ लगा लिया, उसके चारों तरफ कटोरी बना ली, और इसमें पानी छोड़ देंगे जैसे इस तरीके से। ये देखो ये पेड़ देख रहे हो, ये बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है, मतलब बीचों बीच में लगा रखा है। इसके चारों तरफ इस तरीके से गोल बंद टाइप का बना दिया, और उसके अंदर कटोरी बना दी जिसमें पानी हम डालेंगे, और इसे कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, जैसा जो ये फील्ड चैनल है इससे। अब ये यहाँ पे सर्कुलर था, इसी में पीछे मैंने आपको स्क्वायर वाला दिखाया है। ये यहाँ पे स्क्वायर है, इसके बीच में एक पेड़ और लगा दो, या ये और बड़ा भी हो सकता है, तो फिर हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल पेड़ हो। तरीका उसमें भी सेम ही रहेगा कि इनके चारों तरफ ये जो है बेसिन, इसमें कटोरी ही बनाई जाएगी और उसी में पानी रिलीज होगा, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सुटेबल है वेरिंग स्ट्रीम साइज के हिसाब से। सरफेस रन ऑफ यहाँ पे भी कोई ज़्यादा नहीं है, एरोजन वगैरह भी यहाँ पे नहीं है, टेक्निकल स्किल भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो यही है कि अगर आपका लैंड लेवलिंग प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पे आपको लैंड लेवलिंग पहले करवानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा आपको जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पानी रुकने की समस्या हो सकती है। तो एक ये हमारे मेथड हो गए। इसके अलावा एक आता है फरो फ्लडिंग, जो आपके रो क्रॉप्स होते हैं ना, जो सीधे एक रो में लगाए जाते हैं, जैसे आलू हो गया, इसके अलावा आपका कपास हो गया यानी कि कॉटन, गन्ना हो गया, या सब्जियां हो गई, जो बाकायदा आपका जो फरो और रो सिस्टम के बिहाफ पे एक रो में सीधे लगाए जाते हैं, बेड बना करके जिनको हम लगाते हैं, उनमें मेनली फरो फ्लडिंग करी जाती है। इसमें होता ये है, जैसे इधर आप देखो, जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये एक क्या है, बेड बना रखा है, ये दूसरा बेड बना रखा है, इसके बीच में ये फरो है, तो इस फरो में हम पानी छोड़ देंगे। अब इस फरो में अगर हम पानी छोड़ देंगे तो इस वाली लाइन
पे जो पौधे हैं ये भी पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, पानी इधर इस वाली रो को भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये है, पानी जो फरो है उसमें छोड़ दिया जाता है, और वो भी उस तरफ से जिस तरफ थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा है, वहाँ से फरो के थ्रू नीचे वो अपने आप चला जाएगा पूरे खेत में। ठीक है, जो क्रॉप रोज हैं ऑन आइदर साइड दोनों को पानी मिल जाता है, फरो के दोनों तरफ जो क्रॉप रो हैं जो हमने बेड बना रखी है दोनों तरफ पानी मिल जाएगा पौधों को। इसके अलावा लंबाई जो है वो जनरली यहाँ पे फरो की 3 से 6 मीटर के आसपास की होती है, और एग्जैक्ट लंबाई कितनी होगी वो सॉइल परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है। स्लोप अगर यहाँ पे 1 से 3% है तो फरो इरिगेशन जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहता है, लेकिन स्टीपर स्लोप्स के केस में जो कॉन्टूर फरो है वो केवल यहाँ पे इरोजन को ही चेक नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे वाटर के पेनिट्रेशन को भी यहाँ पे इंश्योर कर रहा है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है। अब जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिजेस हो गई, ये फरो हो गया, ये रिज है जिस पे आपकी जो मेन क्रॉप है, कोई भी वेजिटेबल हो सकती है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग पे मूली लगा रखी है, या कोई भी वेजिटेबल हो सकती है। वेजिटेबल के अलावा आपका यहाँ पे कोई दूसरा भी रो क्रॉप हो सकता है, और एक ये रिज हो गई, एक ये रिज हो गई, ये दोनों रिज के बीच में ये फरो है, इसी फरो में हम पानी छोड़ देंगे। ये क्या फ़ायदे हैं, इरिगेशन वाटर यहाँ पे आपका सेव हो रहा है दूसरे सरफेस मेथड्स के कंपैरिजन में। इसके अलावा हैवी रेनफॉल में यहाँ पे थोड़ा ड्रेनेज भी सही रहता है ना। कुछ क्रॉप्स जैसे कि मक्का वगैरह के लिए ये आपका बेहतर है, क्योंकि रिज पर आपका क्रॉप लगा हुआ है, पानी आपका फरो में है तो टच भी नहीं हो रहा, तो जो तना है वो नीचे से गलने सड़ने की भी प्रॉब्लम नहीं है। इरिगेशन एफिशिएंसी भी यहाँ पे सही है। कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे हल्की मिट्टी के लिए सही नहीं है क्योंकि उसमें इनफिल्ट्रेशन रेट अच्छा होता है, तो पानी ज़्यादा आगे तक जा नहीं पाएगा। सॉइल इरोजन का थोड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ना। इसके अलावा यहाँ पे लेबर तो आपको लगेगी, और फरो के आखिर में पानी जमा होता रहेगा, तो ये है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है बॉर्डर या बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है, देखो बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन को थोड़ा ऐसे समझो, जैसे ये आपका एक मेन चैनल है, ठीक है, और ये आपने मेन वो प्लॉट बना रखी है जिनमें आपकी फसल लगी हुई है, लेवलिंग आपने पूरे खेत की पहले ही कर दी थी, ठीक है। अब ये एक छोटा प्लॉट है रेक्टेंगुलर जो आपने बनाया लंबा, ये दूसरा वाला है, और इनके बीच में आपने क्या करा है, ये आपने बना रखा है, बंद बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ से इनमें पानी छोड़ा जाएगा, ध्यान रखना। और पानी ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाला पोर्शन जो है ये ऊंचाई पर है और ये नीचाई पे है, तो यहाँ से हम पानी रिलीज़ करेंगे जो नीचे अपने आप जाएगा, याद रखना। और यहाँ पे जो पानी जाता है जनरली वो थोड़ा इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में थोड़ा सा ले करके हम इसे जाएंगे ताकि पूरी सरफेस पे अच्छे से पानी लगे, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या है इसमें, ये हाइब्रिड सिस्टम है एक तरीके का लेवल बेसिन और फरो इरिगेशन का। इसमें स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं लंबी लंबी और पतली पतली सी, ठीक है, अलॉन्ग लेंथ वाइज विद द स्लोप ऑफ द फील्ड। स्लोप तो ऊपर से नीचे की तरफ है, और ये हमने यहाँ पे लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप जो कि एक्चुअल में एक तरीके से बंद है, ठीक है ना। अब पानी यहीं से हम जो मेन चैनल है यहीं से इसमें रिलीज़ कर देंगे और ये डाउन स्ट्रीम चला जाएगा। पूरे पे पानी अच्छे से लगे इसके लिए यहाँ से पानी का जिगजैग मूवमेंट भी करवाया जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। जो बॉर्डर है वो गाइड करेंगे वाटर को डाउन द स्लोप, और पूरे पे अच्छे तरीके से जो पानी है वो फैल जाता है। क्या क्या एडवांटेजेस है, यूटिलाइज लार्ज वाटर स्ट्रीम सेफली। पानी का जो लार्ज वाटर स्ट्रीम है, बड़ी स्ट्रीम का जो भी पानी है वो सारा सेफली इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी सॉइल प्रोफाइल में यूनिफॉर्म वेटिंग हो रही है ना। इरिगेशन एफिशिएंसी यहाँ पे हाई है, लेबर का खर्चा कम है। और क्या क्या है ड्रॉबैक, क्या क्या है इसके ड्रॉबैक में बात करूँ तो लैंड लेवलिंग तो जाहिर सी बात है करवानी ही करवानी है। इसके अलावा अगर प्लॉट की लेंथ लंबी है
तो पानी का डीप पर्कुलेशन से यहाँ पे वेस्टेज हो सकती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक और है कि रिलेटिवली लार्ज स्ट्रीम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है डीप पर्कुलेशन रोकने के लिए एट द अपर पार्ट ऑफ द प्लॉट, जहाँ से आप पानी को रिलीज करवा रहे हो। अब जैसे कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम देखो, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये तो वाइल्ड फ्लडिंग है, इसमें हमारा कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। जो भी ट्यूबवेल वगैरह बना रखा था वहाँ से हम पानी को पहले हमने वहाँ पे डाइवर्ट करा, जहाँ से ढलान नीचे की तरफ पड़ती है, और वहीं से हम जो है पानी को खोल देंगे और यहीं से हम जो है इसे पूरे खेत में रिलीज़ हो जाएगा। ये कोई लेवलिंग नहीं है, कहीं पे ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है कहीं पे कम, पूरे तरीके से अनकंट्रोल्ड होता है ये इसका एक डायग्राम भी है। ये पानी देखो ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। एक हमने यहाँ से खोला है, ये हमारा मेन सप्लाई चैनल है, इससे हमने एक सेकेंडरी चैनल इधर बनाया, एक इधर बनाया, और यहाँ से एक आउटलेट यहाँ से खोल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से खोल दिया, एक इधर से खोला, एक इधर से खोला, एक इधर से खोल दिया। इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया है ना, चेक बेसिन सिस्टम। फरो सिस्टम ध्यान रखना। इसके अलावा ये देखो, जैसे कि ये आपको ये मैं बता रहा था ना, बॉर्डर या बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन, इस वाले से देखो ये, और यहाँ पे क्लियर फोटो है। जैसे ये आपका मेन चैनल हो गया, जो पाइप यहाँ पे आ रहा है, ये आपने क्या बना रखा था, ये आपने मेन यहाँ पे बंद वगैरह कह लो या जो भी बोल लो, इस पे आपने, या बेड बोल लो इसको, ये बेड आपने बना रखे हैं। इन बेड में आपने अपना मेन क्रॉप लगा रखा है, ठीक है, जो भी ये ग्रास क्रॉप है ये हमने यहाँ पे लगा रखा है, और इसके बीच का ये जो चैनल है इसी में हम जो है इसको खोल रहे हैं, ये देखो। और ये पूरा बाकायदा हमने लेवल कर रखा है, पानी अपने आप नीचे चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में ज़्यादा है, वहाँ से हमने पानी रिलीज़ किया है, नीचे अपने आप आएगा। इसमें एक तरीके का और होता है, जैसे एक इधर हमने बंद बना दिया आधा, पानी यहाँ से टकराएगा फिर सीधे इस तरफ आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे बना देंगे, फिर पानी यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरीके से ज़िगज़ैग मूव करके पानी जाएगा, तो पूरा का पूरा एरिया अच्छे तरीके से गीला हो जाता है। इसके अलावा एक ये देखो, ये यहाँ से पानी रिलीज़ किया, ये मेन चैनल था, धीरे धीरे अपने आप आता जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया सरफेस इरिगेशन मेथड्स। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा।